नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नट्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को उत्तरी और पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जनवरी के पहले सप्ताह में कई इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। हालांकि तापमान फिलहाल सामान्य के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा और फतेहपुर का तापमान 2.1 डिग्री के साथ राजस्थान का सबसे ठंडा शहर रहा। वही माउंट आबू में बादलों का आना जाना जारी है और झीलों पर बादलों के खूबसूरत नजारे पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। वही जयपुर में मणिपाल यूनिवर्सिटी के 19 वर्षीय छात्र प्रियांशु राज ने 12वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वह परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने के बाद मानसिक तनाव में था और घटना से पहले उसने विषाक्त पदार्थ भी खरीदा था। छात्र बगरू टोल के पास निर्माणाधीन इमारत में गया और वहां से फिर उसने छलांग लगा दी। आपको बता दें, पुलिस को उसके बैग से डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल और जहर मिला है। वही जयपुर में इस साल नए साल पर और मकर संक्रांति पर पतंगबाजी नहीं होगी। शहर में आर्मी डे परेड और एयरफोर्स की उड़ानें आयोजित की जाएंगी। 2 से 14 जनवरी तक परेड स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में दोपहर 2 से 5 बजे तक पतंग उड़ाने में पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी और साथ ही 15 जनवरी को पूरे दिन रोक रहने वाली है। इससे पतंग व्यापारियों और काइट लवर्स को नुकसान होने की आशंका है। वहीं जयपुर में पेट दर्द की शिकायत लेकर आए एक युवक के पेट में टूथब्रश और लोहे के औजार जैसी चीजें मिली है। आपको बता दें, डॉक्टर ने 2 घंटे के ऑपरेशन में 7 टूथब्रश और 2 लोहे के पन्ने बाहर निकाले हैं। युवक भीलवाड़ा का रहने वाला है और उसे निगलने की आदत थी, जो कि अब जानलेवा साबित हो रही थी। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है और डॉक्टर ने लोगों को इस तरह की खतरनाक आदतों से बचने की सलाह दी है। वही नए साल से पहले जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने 27 दिसंबर से 4 जनवरी तक चार दीवारी और आमेर इलाके में विशेष यातायात व्यवस्था लागू कर दी है। भीड़ बढ़ने पर कई मार्गों का डायवर्जन भी किया जाएगा और आमेर से रामगढ़ मोड़ की ओर वाहन का जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। चार दीवारी और आमेर क्षेत्र में ई रिक्शा और अवैध वाहनों पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहने वाला है। लोगों से अपील है कि मेट्रो और निर्धारित पार्किंगों का ज्यादा उपयोग ले। चलिए बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। तो उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड करने पर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने वाली है। हाई कोर्ट द्वारा सजा निलंबित किए जाने के विरोध में पीड़िता के परिवार के लोग कुछ दिनों से संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसी बीच राहुल गांधी ने पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात कर न्याय दिलाने का भरोसा भी किया है। सजा निलंबित होने के बाद भी हालांकि पूर्व विधायक जेल में ही रहेंगे, क्योंकि पीड़िता के पिता की मौत के मामले में उसको अभी तक जमानत नहीं मिली है। वही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के आरएसएस वाले बयान पर सियासत गर्म है। शशि थरूर ने कहा कि दिग्विजय की बात उनकी व्यक्तिगत राय है, पार्टी का फोकस संगठन मजबूत करने पर है। थरूर ने 140 साल के कांग्रेस के शासन से सीखने और अनुशासन बनाए रखने की बात की। चलिए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर, जहां नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पहली बार देश के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में देवला, ओबली और दहल शामिल थे। इसमें मार्च 2026 के चुनावों पर भी चर्चा हुई। सभी दलों ने चुनाव में हिस्सा लेने की सहमति तो दी, लेकिन माहौल पूरी तरह अनुकूल नहीं बताया। नेपाल की राजनीति में तनाव बढ़ा है और कई नेता प्रतिनिधि सभा बहाली की मांग कर रहे हैं। वही पाकिस्तान ने भारत द्वारा मई में रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर ड्रोन अटैक होने की बात को स्वीकार लिया है। इस हमले में मिलिट्री उपकरण क्षतिग्रस्त हुए और कई जवान घायल हुए थे। विदेश मंत्री ईशा कडार ने बताया कि भारत ने 36 घंटों में 80 ड्रोन भेजे, जिनमें से एक एयरबेस तक पहुंचा और नुकसान किया। ये हमले ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए थे। सैटेलाइट की तस्वीरों में भी पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर भारी नुकसान साफ दिखा था। चलिए बढ़ते बिजनेस जगत की ओर। तो साल 2025 में 371 रिकॉर्ड आईपीओ आए और कंपनियों ने 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाए। अब सभी की नजरें 2026 के बड़े आईपीओ पर टिकी हुई है। रिलायंस जियो, एनएसई, फ्लिपकार्ट, जेप्टो और फोन पे जैसी कंपनियां अगले साल बाजार में उतरने की तैयारी में है। जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 2026 की पहली छमाही में आ सकता है, जिसकी वैल्यू $170 बिलियन की अनुमानित है। वही केंद्र सरकार ने कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनियों को 2030 तक शेयर बाजार में लिस्ट होने का निर्देश दे दिया है। इससे सरकारी कंपनियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और वैल्यू क्रिएशन बढ़ाने का लक्ष्य पूरा होगा। ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, एनसीसीएल और ईएससीसीएल जैसी सब्सिडी कंपनियों के लिस्ट होने से कोयला सेक्टर में बड़े बदलाव आने की संभावना है।
चलिए अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स जगत की। तो टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर पर लगातार हार के बाद सवाल उठ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि बीसीसीआई ने वीवीएस लक्ष्मण से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन अब बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि गौतम गंभीर की कोचिंग में ही टीम इंडिया खेलती हुई नजर आने वाली है और जो बाजार में अफवाह उड़ रही है वो सब बेबुनियाद है। वहीं ओलंपिक स्टार नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर ने 11 महीने बाद ग्रैंड रिसेप्शन आयोजित किया। आपको बता दें 27 दिसंबर को दिल्ली के द ग्रैंड लीला पैलेस में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीएम मोदी भी मुख्य अतिथि थे। पीएम ने कपल के साथ तस्वीर खिंचवाई और उन दोनों को भगवान राम की प्रतिमा भेंट की। चलिए अब बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। तो कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती नजर आ रही है। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 7.75 करोड़ रुपए कमाए और तीसरे दिन तक कुल कमाई 22.91 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। आपको बता दें हिट होने के लिए फिल्म को 180 करोड़ कमाने थे, जबकि फिल्म का पूरा बजट 90 करोड़ था। वही मशहूर टीवी सीरियल नागिन 7 का पहला एपिसोड आ चुका है और दर्शकों में इसको लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन हाइप होने के बावजूद कुछ दर्शक इसको फ्लॉप बता रहे हैं। सीरियल में नए ट्विस्ट और स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।